Hello and good afternoon everyone. So today we are going to discuss valuation of shares. Okay. तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में क्या है कि अभी नया नया जो कंपनी एक्ट बना है 2013 में, उसके अकॉर्डिंगली हम शेयर्स की को वो जो है कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है. तो टाइम टाइम पे हमें इसकी वैल्यूएशन निकालने की ज़रूरत पड़ती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में कहीं जाना चाह रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी होता है. इट मस्ट बी. यानी कि शेयर विच इज़ इंक्लूडिंग द लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर पुट ऑन द वेबसाइट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, कम्युनिकेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड आर कोटेड इन द न्यूज़पेपर. ठीक है. अब न्यूज़पेपर में भी उसको क्या कर सकते हैं, कोट. जैसे हम शेयर को इशू करते हैं उन्हीं शेयर्स की हम बात कर रहे हैं. अब बात ये आती है कि वाई वी नीड दिस वन. वाई वी नीड दिस वन. क्यों हमें ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि हम शेयर्स की जो वैल्यू है उसको निकालने का ट्राई कर रहे हैं. ये जानना चाह रहे हैं कि शेयर्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं. तो समटाइम्स क्या होता है कि वन कंपनी वांट टू एक्वायर अनदर कंपनीज. जब एक या एक से ज़्यादा कंपनी एक दूसरे के साथ मिलना भी चाहती हूँ या उसको एक्वायर करना चाहती हूँ या उसको होल्ड करना चाह रही हूँ, तो उस टाइम पे हमें हर एक कंपनी के शेयर्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है. ठीक है. तो वहाँ पे हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर चाहिए when we are going to acquire, amalgamate, reconstructions of the organization, restructuring of the organization, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. जब हम एसेट्स को दोबारा से रीइवैल्यूएट करना चाहें तो इन सब जगहों पे हमें शेयर्स की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं वहाँ पे कि शेयर्स की वैल्यू को निकालते हैं ताकि ये पता लग सके कि एक्चुअली में हमें क्या चाहिए. ठीक है. सेकेंड वन है, दूसरा आपको ज़रूरत पड़ती है कि व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इन टू प्रेफरेंशियल शेयर टू इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर टू द शेयर्स. तो जो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हम उनकी वैल्यूज़ को भी यहाँ पे पुट करना चाहेंगे. ठीक है. तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है व्हेन वन कंपनी होल्ड टू अनदर कंपनी. सपोज दैट कोई एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी के 100% या मोर देन 50% या जो भी है जितना परसेंट शेयर खरीदना चाहें. वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर हम अपना पढ़ेंगे होल्डिंग कंपनी का. तो अगर वो टेक ओवर करना चाहे उसको तो उस टाइम पे आपको क्या पड़ती है, शेयर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. व्हेन सम कंपनीज आर टेकन over by the governments. ठीक है. companies is paid to the government for the shareholders of the such company and on this occasions valuation of share is to be made. वहाँ पे आपको शेयर्स की ज़रूरत पड़ती है. Next है when the some shares is do not give their consent to the reconstructions of the company, their share are valued for the purpose of acquisitions. कि अगर कोई रिकन्स्ट्रक्शन के टाइम पे हम क्या करना चाहेंगे कि सपोज दैट अभी आप 50% आपके पास इक्विटी शेयर थे, अब आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से कंपनी को रीस्ट्रक्चर करूं और रीस्ट्रक्चर के टाइम पे आप शेयर्स का पोर्शन कम करना चाहें. तो जिन 10% या 20% शेयर्स अगर आप कम करना चाहें तो जिनको आप पेमेंट करना चाहेंगे उनको आप किस हिसाब से पेमेंट करेंगे. तो उसके लिए फिर से आपको शेयर्स की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज मेड विच इज़ नॉट, ठीक है, कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो ऐसे कई सारे आपके टाइम पे फेज़ आएंगे जहाँ पे कि आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. जब हमें शेयर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. अब शेयर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास डिफरेंट मेथड होते हैं शेयर की वैल्यू को निकालने के. ठीक है. तो अब इन मेथड्स का हमने यूज़ करना है. सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि हमारे पास जो शेयर्स हैं, हमारे पास जितने भी शेयर्स आ रहे हैं, क्या हम उन शेयर्स को जो भी हमारे पास शेयर्स हैं अवेलेबल हैं अभी आज के टाइम पे,
उन शेयर्स की हम क्या निकालते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास शेयर्स हैं, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज ऑफ शेयर्स, शेयर्स की वैल्यूज़ क्या क्या हैं आपके पास, आप वो चीज़ निकालना चाहते हैं यहाँ पे। तो उस कॉन्टेस्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो सबसे पहले शेयर्स की जो टाइप है वो टाइप है आपके पास एट पार। तो एट पार का मतलब है कि सपोज दैट 10 रुपये का शेयर्स आपको 10 रुपये में ही अगर आप उसको लिस्टेड कर रहे हैं तो आप उसको एट पार बोलते हैं, शेयर्स एट पार, ठीक है। एक वैल्यू होती है एट पार, दूसरी होती है आपकी शेयर्स की बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, शेयर्स को उसकी बुक वैल्यू निकालनी है कि आपने सपोज दैट 1 लाख रुपए की आपके पास कैपिटल थी और आपने 5 साल तक उस कंपनी में जो है प्रॉफिट रिटेन अर्निंग जो आपकी हुई है, वो हमारी रिटेन अर्निंग हुई है लगभग 20,000 या 20,000 रुपये पर ईयर मानो आप। अगर आपने 5 साल तक काम करा है और 20 आपको पर ईयर अगर उसकी वैल्यू हुई है तो 5 साल में 1 लाख रुपए जमा हो गई, यानी कि टोटल आपके पास हो गई 2 लाख रुपए। तो हम जब यहाँ पे बात करते हैं शेयर्स की और उसके रिटेन अर्निंग की, तो रिटेन अर्निंग का मतलब है कि आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है, ठीक है। तो वो उस पैसे को भी हम शेयर के साथ इंक्लूड करते हैं, शेयर की वैल्यू के साथ उस पैसे को इंक्लूड करते हैं और फिर हम निकालते हैं उस शेयर्स की पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू कितनी है। तीसरी चीज़ है आपके पास मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब है कि मार्केट में जितने में वो शेयर बिक सके। एट पार तो हो गया, सपोज 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये का ही उसकी कॉस्ट रही। अब या तो आप उसको डिस्काउंट में देंगे या तो आप उसको क्या दें। अगर 11 रुपये का दिखा रखा है तो मतलब वो प्रीमियम में गया है, और अगर आपने 10 रुपये का दिखा रखा है तो मतलब वो डिस्काउंट में गया है। बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि उसमें हम जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व जो हमारे पास है, रिजर्व एंड सरप्लस, और जो आपका प्रॉफिट है और जो आपकी शेयर की वैल्यू है, इन तीनों का हम ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, तो वहाँ पे हमारी बुक वैल्यू निकल के आती है। तीसरी है मार्केट प्राइस कि शेयर्स, आपके शेयर की वैल्यू मार्केट में क्या है वो डिपेंड करती है आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। चौथा होता है कॉस्ट वैल्यू, यानी कि सपोज दैट आपने शेयर बेचा 25 रुपये में, लेकिन जिसने शेयर खरीदा वो बंदा क्या करेगा, मार्केट में ब्रोकरेज वगैरह देगा। तो ब्रोकरेज वगैरह देगा तो वो ब्रोकरेज जो है वो ब्रोकरेज भी उसमें ऐड होगी। सपोज अगर 2 रुपये 4 रुपये अगर किसी ने उसमें ब्रोकरेज ली है तो वो ब्रोकरेज हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज, वो हो गई कॉस्ट वैल्यू। देन द कैपिटलाइजेशन, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रॉफिट क्या है आपका, और वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर सपोज दैट आपके पास आपकी शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और अगर आपको 10 रुपये के रेट से प्रॉफिट होना है, तो यानी कि 10 पे 10 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट होना है, तो आपकी जो शेयर की कैपिटलाइज वैल्यू होगी वो 11 रुपये के आसपास हो जाएगी, क्योंकि बढ़ेगा ना वो, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू होनी है उसमें। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है आपका वो आपको पता होना चाहिए कंपनी का। देन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इज द रियल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो आपके पास टोटल एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, उन रिलायजेबल एसेट्स, यानी कि जिनको हम बेच के कुछ पैसा ले सकते हैं, तो जो रिलायजेबल एसेट है उनमें से हम माइनस करते हैं आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, इनको हम माइनस करते हैं। जो अमाउंट आ गई उस अमाउंट में हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर जो चीज़ निकल के आती है वो आती है शेयर की एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। सपोज दैट आपके पास 10 लाख रुपए की एसेट्स है, उसमें से 2 लाख रुपए आपकी जो है आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं, तो आप 10 में से 2 लाख रुपए माइनस कर देंगे और जो 8 लाख रुपए आएगा उस 8 लाख रुपए में नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। सपोज आपके पास 1 लाख शेयर हैं, तो आप 8 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 8 रुपये, ठीक है। वो हो गए इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। और लास्ट वन आती है फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स का मतलब है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो फेयर वैल्यू, ना वो मार्केट के बेस पे है ना वो इंट्रिंसिक के बेस पे, ठीक है। Now the next point is the factor affecting of the value of the shares. तो factor affecting value of the shares में number 1 है nature of the business, what kind of business you have, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी, कितना आप कंपनी आपका अर्न कर रही है। अगर ज़्यादा अर्न कर रही है तो शेयर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, अगर कम अर्न कर रही है तो शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। डिविडेंड डिक्लेरेशन बाय द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर, कि कंपनी के द्वारा पिछले सालों में कितना डिविडेंड दिया गया है। तो जितना भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है
वो भी आपकी शेयर्स की वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज लेके आएगा। ठीक है। नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि टेंजिबल वैल्यू आपकी कितनी है। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, इंटरेस्ट पेइंग कैपिटल कितनी है आपकी, यानी कि आपके पास डिवेंचर कितने हैं, या आपके पास बैंक लोन कितना है, या आपके पास प्रेफरेंशियल कैपिटल कितनी है, ये सब चीज़ें गुडविल ऑफ द कंपनी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, अगर आपके पास शेयर होल्डर ज़्यादा हैं तो शेयर की वैल्यू कम आ जाएगी, पर शेयर की वैल्यू, अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हैं तो वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर, मार्केट में आपका रेपो कितना है, आपके शेयर्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं तो प्राइस कम हो जाएंगे, इजीली अवेलेबल नहीं है तो प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन, पोजीशन, पीस, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री का क्या किस तरह का, आजकल जिस तरह का पेंडेमिक है सिचुएशन, तो हर शेयर की वैल्यू डाउन है। फार्मा शेयर्स हाई है क्योंकि फार्मा में बिक्री ज़्यादा हो रही है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शेयर्स की वैल्यू के ऊपर ये चीज़ बताती हैं कि हमें उनको किस तरह से काम करना है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा है यहाँ पे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, उस नेक्स्ट टॉपिक का ये मतलब है कि आपने जो है वो हम शेयर की वैल्यू को किस तरह से निकालेंगे। ठीक है। शेयर की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे और किस तरह से निकालेंगे। तो शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जनरली मेथड नंबर हैं, 2-3 मेथड हैं, ज़्यादा मेथड नहीं है। शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये करेंगे कि चार तरह से हम शेयर की, वैसे 3 तरह है, 3 मेथड्स हैं हमारे पास जिनसे हम शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक जो यील्ड मेथड या जिसको हम बोलते हैं इनकम मेथड, वो आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करके देता है, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स मेथड्स, व्हाट काइंड ऑफ मेथड वी हैव। तो सबसे फर्स्ट है नेट एसेट्स वैल्यू मेथड, दूसरा है आपका यील्ड मेथड या इनकम मेथड। ये 2 तरह से निकलता है। पहला निकलता है रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि इनकम की बात हो रही है तो शेयर होल्डर्स को कितने रुपए मिले उस पर भी शेयर की वैल्यू डिपेंड करती है। और व्हाट इज द रेट ऑफ अर्निंग, मैंने आपको बोला था ना कैपिटलाइजेशन मेथड, तो वो ये रेट ऑफ अर्निंग है कि कंपनी अगर 10 रुपये खर्च कर रही है तो उस 10 रुपये पे कितने रुपए उसको इनकम हो रही है। डिविडेंड का मतलब है कि अगर मैंने किसी कंपनी में 10 रुपये एज ए शेयर परचेज करे तो मुझे कितना मिल रहा है। तो ये 2 तरह की इनकम हो गई, तो इसलिए ये यील्ड मेथड 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। और फेयर वैल्यू जैसे आपको पता ही है कि जो एसेट्स वैल्यू प्लस इनकम वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू डिवाइड बाई 2, ये तो इसका कॉमन हो जाएगा। अब नेट एसेट्स वैल्यू जो मेथड है उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि आपके रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। एंड टोटल, अब उसका टोटल करना है। ऑफ कोर्स द फिक्टिशियस एसेट्स लाइक प्रीमियरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन द शेयर्स, डिवेंचर्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट शुड नॉट बी एडेड और ऑन दिस पर्पस। ये सब चीज़ें जो है फिक्टिशियस एसेट्स इसमें नहीं आएंगी। सेकेंड है टू फाइंड आउट द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकालनी है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज विच इज पे टू आउटसाइडर्स, लाइक आपका क्रेडिटर्स हो गया, डिवेंचर हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, एम्प्लॉय सेविंग फंड्स हो गया। The amount of shareholders' money is not to be included, such as share capital, reserve fund, credit balance of the profit and loss account। इनमें ये सारी चीज़ें नहीं जुड़ेंगी। मतलब अगर हम क्रेडिट साइड की तरफ से निकालना चाहें तो, लेकिन अगर हमने पहले एसेट्स की वैल्यू निकालनी है तो एसेट्स की वैल्यू में से हम क्या क्या घटाएंगे, हम घटाएंगे एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स, अनसिक्योर्ड लोन और एम्प्लॉय सेविंग फंड्स। और अगर हम शेयर की वैल्यू इस तरह से निकालना चाह रहे हैं कि हम एसेट्स के बजाय कैपिटल साइड का टोटल करना चाह रहे हैं, तो कैपिटल साइज के टोटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने शेयर कैपिटल लिखी, रिजर्व लिखा, सरप्लस लिखा, जो आपका प्रॉफिट आया वो लिखा। तो उस प्रॉफिट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्या, शेयर होल्डर्स मनी इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, मतलब शेयर होल्डर्स की मनी को इंक्लूड नहीं करना है अगर आपने एसेट्स मेथड से निकालना है। और दूसरे वाले मेथड में करना है तो ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। ठीक। उसके बाद हमने क्या करना है, आफ्टर कैलकुलेटिंग द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स में बी फाउंड आउट टू बी डिडक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल लायबिलिटीज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द रियल एसेट्स। आपने माइनस कर देने, जैसे ये नीचे फॉर्मूले में आपको दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल रिलाइजेबल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज।
आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी जो नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो निकल के आ जाएगी। अब एक बार जब आपके पास नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स आ गई तो आप उसको अब इजिली डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से। तो जितने भी शेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उन शेयर से इसको माइनस डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर की वैल्यू आपकी निकल आएगी। दिस इज द अल्टरनेटिव मेथड व्हेन वी आर नॉट गोइंग टू द एसेट साइड्स। जब हम टोटल एसेट्स ना करना चाहिए, हम लायबिलिटी साइड का टोटल करना चाहिए, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन द अनदर मेथड अकॉर्डिंग टू विच रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, इन सबको आपने जोड़ देना है। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल लोन्स, लोन है, बिजनेस का लॉस है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सब डिडक्ट कर देने हैं आपने। तो जो निकल के आ जाएगा वो एक्चुअल आपकी वैल्यू निकल आएगी टोटल एसेट्स के बराबर या नेट एसेट्स के बराबर। बस फिर आपने उसमें से जो है नंबर ऑफ शेयर्स का डिवाइड कर देना है तो आपके शेयर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम देखेंगे, एक नया वीडियो बनाऊंगा और उस पर फिर मैं आपको जो है इस चीज़ को करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, होप यू एंजॉय इट। थैंक यू सो मच।